हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट्स, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर वीक की तरह इस वीक भी हम वापस आ गए हैं एक दूसरे के लिए कुछ सवाल लेके और उस सवाल के पीछे की कहानियां लेके। सागर, इससे पहले कि हम आज का डिस्कशन चालू करें, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद है तो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से या ऐसा कोई भी इंसान जो उससे बेनिफिट कर सकता है उससे उसे शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे contact@thegoodtalk.in पे सेंड करें। आपके सवाल, सजेशंस और फीडबैक को हम एपिसोड्स में इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला के दे सकें। और अगर आप ये पॉडकास्ट किसी के भी साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव देम द लिंक टू thegoodtalk.in और वहां से आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अगर आप एक सेपरेट ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ब्राउजर के अंदर भी उसे thegoodtalk.in पे सुन सकते हैं। That's right. So, Churchill, do you have a question for me today? आज का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक उसका ब्रीफ इंट्रो देना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली एक स्टीव जॉब्स का वीडियो देखा। ये वीडियो 1994 में रिकॉर्डेड था स्टीव जॉब्स के द्वारा, और उस वीडियो में वो शेयर करते अपनी स्टोरी जब वो 12 साल के थे। तो वो बताते हैं कि जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने बिल ह्यूलेट को फ़ोन किया और उन्होंने उनसे बोला कि मुझे फ्रीक्वेंसी कंडक्टर्स चाहिए। अगर आपके पास कोई वेस्ट या यूज्ड फ्रीक्वेंसी कंडक्टर्स है तो आप मुझे दे। एंड इसके जवाब में बिल ने उनको बुलाया और बोला कि तुम यहाँ पे आके काम करो और तुम जितना भी यूज्ड कंडक्टर्स लेके जाना चाहते हो कर सकते हो। उसी वीडियो में आगे स्टीव जॉब्स शेयर करते हैं कि उन्होंने जब भी कभी किसी से कुछ मांगा है या कोई एडवाइस मांगी है, कोई हेल्प मांगी है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सामने वाले पर्सन ने उन्हें मना कर दिया। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरे माइंड में ख्याल आया कि ऐसा बहुत सी बार होता है कि हमने भी बहुत सी बार लोगों से बहुत कुछ मांगा है, हेल्प हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, एंड कभी ना सुनने को नहीं मिला। बट एज ह्यूमंस एक बेसिक हेजिटेशन और रेजिस्टेंस आता है आपको किसी से कुछ भी मांगने में या आस्क करने में। सो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो इसी के सराउंडिंग है कि मैं 3 टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि वो हेजिटेशन क्यों आता है। दूसरा, क्या रीजंस होने चाहिए या क्या रीजन से हमें लोगों से चीज़ें मांगनी चाहिए और पावर ऑफ आस्किंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या तरीका हो सकता है जिस तरीके से हम अगर किसी से कुछ पूछे या हेल्प मांगे तो उनका जवाब हाँ में आए। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स सबसे बड़ा रीज़न कि हम किसी से कुछ पूछते नहीं हैं क्योंकि हम वो उस लास्ट सेंटेंस आपने बोला उस पर फोकस ज़्यादा रहते कि हमें उसका आंसर हाँ चाहिए। तो उस चक्कर में वी आर टू इन्वेस्टेड इन कि हमें रिजेक्शन किसी भी तरह से ना मिले। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप पूछो ही मत, तो रिजेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक रीज़न मुझे लगता है हो सकता है। मुझे लगता है बहुत सी बार हम इसलिए भी नहीं पूछते क्योंकि हमें ऐसा, अगर किसी से कोई हेल्प मांगी जाएगी तो हम नीडी दिखते हैं। राइट। ये लोगों को लगेगा कि हम नीडी हैं और इसलिए हम हेल्प मांग रहे हैं। या बहुत सी बार हम सवाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम डम्ब नहीं दिखना चाहते। क्योंकि नॉर्मली ये होता है अगर आप हेल्प मांगने जा रहे हैं किसी से तो आपको वो चीज़ नहीं आती है या आपके पास वो रिसोर्स नहीं है इसलिए आप मांगना चाह रहे हो। तो मेजरली मुझे लगता है ये भी कारण हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है बहुत से बार हम अपने ईगो के चक्कर में भी कुछ नहीं मांगते हैं कि हमें लगता है कि हम छोटे दिखेंगे कुछ मांगने से। और ये बहुत अलग अलग सिचुएशंस में आपके साथ होता है। तो इट बिगिंस इन द क्लासरूम, जब आप छोटे होते हो वहाँ जहाँ आप डम सवाल पूछने की अलग प्रॉब्लम्स होती है। एंड वहाँ से ग्रो करते करते जैसे जैसे आपकी आइडेंटिटी बनती है वैसे वैसे आपके अंदर ये बात आ जाती है कि हमें सब या तो पता होना चाहिए या हम किसी से नहीं पूछेंगे वरना इट वुड नॉट बी गुड फॉर अस। एंड फिर जॉब्स में आपके कैसे बॉसेस रहते हैं और कैसा कलीग्स रहते हैं, कैसा वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलता है, उससे ये चीज़ और रीइंफोर्स भी हो जाती है। डेफिनेटली। और इस सब की दिक्कत क्या है कि इस वर्ल्ड में क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं तो उनकी मदद के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आस्किंग की अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि हमें मांगना तो पड़ेगा ही, बट फिर भी हम हिचकिचाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कुछ बेसिक कारण जो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा हेल्प मांगनी चाहिए या एडवाइस लेनी चाहिए या आस्क आउट करना चाहिए जनरली, वो मुझे लगता है उसका कारण ये है कि बेसिकली ह्यूमंस अच्छे होते हैं और वो हेल्प करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ ये जेनेरिकली नहीं बोल रहा हूँ कि ह्यूमंस अच्छे होते हैं और हेल्प करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं और रैंडम स्ट्रेंजर से पैसे मांगते हैं या हेल्प मांगते हैं और उसी के बेसिस पे सर्वाइव करते हैं। और यूट्यूब इस तरह के वीडियोस से भरा पड़ा है जहाँ पे स्ट्रेंजर्स की जेनरोसिटी के किस्से देखने को बहुत मिल जाते हैं।
एंड जब आप वो वीडियोस देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, लोग सच में अच्छे और हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप खुले दिल से मांगेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं है इस चीज़ में कि वो आपको हेल्प नहीं करें। मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल भी है इस चीज़ में जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं कश्मीर ट्रिप पे गया था फैमिली के साथ, तो वहाँ पे कश्मीर में एक गोंडोला राइड होती है और उस गोंडोला राइड के 2 फेजेस होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो जब हम गए थे तो हम समर टाइम पे गए थे, तो फेज़ 1 तक तो कोई बर्फ़ नहीं थी और फेज़ 2 में बर्फ़ थी। तो हमने गोंडोला राइड का टिकट लिया एंड हम गोंडोला राइड पे गए। और जब आप बर्फ़ में जाते हैं तो आप, जैसा कि आपको पता होगा, आपको ओवरकोट चाहिए होता है और आपको बर्फ़ वाले शूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आपने वो शूज़ नहीं पहने तो आपके नॉर्मल जूतों में बर्फ़ घुस जाएगी और फिर फ्रॉस्ट होने की संभावना रहती है। ऑल्सो गीला हो जाएगा तो आपको बीमार होने की संभावना रहती है। तो हमने वो ओवरकोट और शूज़ लिए नहीं थे, तो हमने सोचा था कि हम जब फेज़ 1 पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी वेंडर्स होंगे, क्योंकि नीचे बहुत सारे वेंडर्स। तो जब हम फेज़ 1 पे पहुंच जाएंगे तो हम वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि हमें लाइन छोटी दिख रही थी उस वक्त, तो हमने सोचा कि तब ले लेंगे। बट हुआ ऐसा कि जब हम फेज़ 1 पे पहुंचे तो वहाँ पे कोई भी वेंडर नहीं था जो ओवरकोट और शूज़ आपको रेंट पे दे रहा था। तो वी गॉट स्टक, क्योंकि फेज़ 2 पे काफ़ी बर्फ़ थी, ऐसा हमें आने वाले लोगों से पता चल रहा था जो होके आए थे। एंड बिना ओवरकोट और उसके जाना पॉसिबल नहीं था। अगर हम चले भी जाते तो हम उस गोंडोला राइड से या बाहर के एरिया में नहीं निकल पाते जहाँ पे शेड नहीं था। तो वी वर कंटेम्पलेटिंग कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन माई वाइफ केम अप विद अ सजेशन कि हम किसी से मांग लेते हैं। एंड वहाँ पे कोई पहचान का नहीं था, तो फिर भी हम बोला ठीक है, देखते करते। तो इतनी देर में जब तक मैं था, वो एक दूसरी फैमिली थी, उनके पास गई और उनसे उसने मांग लिया कि आप हम अपने शूज़ और अपना कोट दे दीजिए। तो कुछ कन्वर्जेशन उनके बीच में और फिर उन्होंने दे दिया। तो अब उनसे जो वो लेके आई थी वो 2 जनों का लेके आ गई। तो उसका और मेरे फादर का अरेंज हो गया था, बट हमारे को अभी भी मेरी मदर के लिए और मेरे लिए वो कोट और शूज़ चाहिए थे। तो वो फिर दूसरे लोगों के पास गई और उनके पास से लेके आई। एंड ये लोग ना हमें जानते थे, इन लोगों ने खुद ये चीज़ रेंट कर रही हुई थी और ये लोग नीचे उतर रहे थे, तो कोई गारंटी नहीं थी कि हम रिटर्न करते। बट क्योंकि हमने नाइसली आस्क किया था तो उन लोगों ने वो कोट्स और शूज़ हमें दिए, फिर अपने अपने होटल का एड्रेस हमें दिया। एंड हम लोग फेज़ 2 पे गए, हमने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग वापस नीचे आए और फिर अगले दिन सुबह हमने उनको वो चीज़ रिटर्न करी। सो नाउ आप इस पूरी इक्वेशन में देखें तो उनके पास कुछ इंसेंटिव नहीं था वो चीज़ करने के लिए। बट जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप किसी से हेल्प मांगते हो और उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो लोग हेल्प कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम हेल्प इसलिए भी नहीं मांगते सर्टेन सिचुएशंस में, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें पैसे और देने पड़ जाएंगे। राइट। सो अगर आपको किसी से कोई एडवाइस चाहिए या आप किसी के पास जाना चाहते हो जो आपको मालूम है वो काम यही करता है, तो आप एडवाइस इसलिए नहीं लेते क्योंकि हो सकता है कि उनके साथ जो काम आपको करना पड़ेगा उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे या आपको कोई फीस देनी पड़ेगी जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मैंने देखा है पीपल हु आर हायर अप, जो उस जर्नी पे काफी आगे हैं, वो और ज्यादा मदद करना पसंद करते हैं रादर देन जो सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई एडवाइस देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या कोई हेल्प कर देना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि हमें लगती है कि वो बड़ी डेफिनेटली। इसमें ये रीज़न, मतलब लोगों के माइंड में काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है कि अपने से बड़े इंसान से, अगर बड़े लेवल पे ओहदे पे जो इंसान है उससे हम हेल्प मांगेंगे तो ऑफेंड हो जाएगा या वो नहीं हेल्प करेगा। बट मैंने भी ये पर्सनली नोटिस किया कि जब आप उनके पास जाते हो और अगर आपने अपना होमवर्क कर रखा है, अपने एंड से जो आपको करना था वो कर रखा है, तो वो मोर देन विलिंग होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इसमें पूछने का तरीका भी मैटर करता है, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि इट सिंपली मीन्स कि जैसे आपने कहा कि प्रिपरेशन जरूरी है, तो यू कैन नॉट जस्ट गो टू समवन एंड आप उनको बोलो कि हमें बताओ अब क्या करना चाहिए। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कुछ कुछ किया है और फिर उनसे पूछना पड़ेगा कि अब यहाँ से मैं क्या करूँ। हाँ, डेफिनेटली। उसके अलावा मुझे लगता है कि हमें चीज़ों में मदद या एडवाइस या हेल्प इसलिए भी ले लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर हमने किसी से कोई हेल्प नहीं ली है तो हम ऑब्वियसली बिना हेल्प के या बिना एडवाइस के हैं, बट अगर हमने किसी से हेल्प मांगी है तो कुछ चांसेस हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ फियरिंग द रिजेक्शन कि हाँ नहीं हो पाएगा या ना कर देगा सामने वाला, हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने नहीं मांगा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ना हो चुका है। राइट। इसमें मुझे रमीत सेठी करके एक अमेरिकन इन्वेस्टर और वो है एडवाइज़र, उनका एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने शेयर किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। Okay. तो मैं बेसिकली वो अपने हनीमून पे गए हुए थे, उन्होंने 4 कंट्रीज ट्रैवल की थी, तो उनके हनीमून के लास्ट फेज में वो थाईलैंड में थे, वहाँ पे एक होटल में थे। तो ही वॉज हैविंग लंच विथ हिज वाइफ एंड वहाँ पे स्प्रिंग रोल सर्व किए गए थे एंड उनकी वाइफ को स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद आए वो। सो एंड दे वर डिस्कसिंग कि बहुत अच्छे स्प्रिंग रोल्स हैं, हमने ऐसे कभी खाए नहीं है।
सो रमीत सेठी आस्क्ड हिज वाइफ के पूछ लो रेसिपी क्या है, एंड उनकी वाइफ ऑब्वियसली आप हेजिटेंट होते हो आस्क करने में क्योंकि आपको पता नहीं सामने वाला रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। हेजिटेंटली उन्होंने मैनेजर को बोला कि दीज आर द बेस्ट स्प्रिंग रोल्स आई एवर हैड, कैन यू प्लीज आस्क द शेफ कि इसकी रेसिपी क्या है। वो अंदर गया एंड वो शेफ को लेके आया बाहर। शेफ केम, इन्होंने वापस शेफ के सामने तारीफ करी स्प्रिंग रोल्स की, तो शेफ पॉज्ड फॉर अ मोमेंट एंड सेड कि वी आर वेरी ग्लैड कि आपको स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद आए। अगर आप कल फ्री हैं तो हम आपके लिए कुकिंग क्लास अरेंज कर देते हैं ताकि आप ये बनाना सीख सके। नाउ आप सिर्फ रेसिपी लेने गए थे, बट बिकॉज आपने वो पूछा, सो नाउ दे ऑफर्ड हिम कि हम कुकिंग क्लास कर देते हैं। सो नेक्स्ट डे शी वेंट उनकी कुकिंग क्लास में, उन्होंने 4 डिश बनाना सिखाई। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास बड़े बर्नर्स है तो उनकी फ्लेम्स ज़्यादा है, आपके घर के बर्नर्स छोटे होंगे तो उनकी फ्लेम्स कम होगी, तो आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं इन 4 रेसिपीज़ में, और वो कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, टूवर्ड्स द एंड जब वो खत्म हो गया पूरा कुकिंग क्लास, उन्होंने बोला कि ये 4 डिशेस हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है फ्रॉम द किचन ऑफ द होटल। नाउ यू सी दिस कि जस्ट बिकॉज यू आस्क्ड यू गॉट मोर देन व्हाट यू आस्क्ड फॉर। तो इस पूरे एक्सपीरियंस में सिर्फ आपको एक सवाल करना था और एक हेल्प मांगनी थी, और उस हेल्प भी ऐसी नहीं थी जिसमें कुछ ऐसा था, और उसके रिस्पॉन्स में आपको इतना कुछ अच्छा मिला। तो बहुत सी बार पूछ लेने से बहुत कुछ मिल जाता है। इसमें इस पूरे एग्जाम्पल में एक चीज़ जो मेरे लिए स्टैंड आउट की वो थी कि व्हेन यू आर आस्किंग एनीवन फॉर एनीथिंग, तो हमेशा एक रीज़न देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप कहीं लाइन में खड़े हैं और आपको सच में जल्दी है, अगर आप अपने सामने वाले से बोलेंगे मुझे आगे जाने दो, तो शायद वो कभी हाँ नहीं बोलेगा। पर अगर आप उसको रीज़न दे के और फिर बोलो कि मेरे को आगे जाने दो बिकॉज सो एंड सो इज वेटिंग, या कुछ जल्दी है मुझे, वॉटएवर, जल्दी तो सबको ही होगी, पर अगर आप एक क्लियर रीजन वहां दे सकते हो तो द चांसेस कि वो पर्सन आपको आगे जाने देगा इज मोर। एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो नॉट ओनली वॉज देयर अ रीजन बट इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट, या तो दैट मेक्स इट इवन ईजियर फॉर द पर्सन हु हैज बीन आस्क्ड टू गिव दैट हेल्प। इसमें जो आप वो बता रहे थे प्रॉपर रीजन की, एक प्रॉपर स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यही लाइन वाला एग्जांपल यूज किया गया था, और काफी अलग अलग सेटिंग्स में स्टडी की गई थी, और उसमें बताया गया था कि 28% चांसेस बढ़ जाते हैं कि अदर पर्सन आपको आगे बढ़ने देगा अगर आप प्रॉपर रीजन के साथ वही रिक्वेस्ट करते हैं। उसमें अलग अलग पैरामीटर्स थे कि अगर आप टोन चेंज करके हम्बल वे में बोलते हैं और रीजन के साथ बोलते हैं, तो दे फाउंड आउट कि रीजन और हम्बल टोन अगर यूज की जाए तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सामने वाला आपको कोई चीज करने देगा उसके। इसको प्रैक्टिस करने का एक बड़ा सिंपल तरीका मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया था, लाइक इन द पास्ट ईयर और सो। मैं पहले जब फ़ोन या इंटरनेट और ये सब चलाता था तो आई डेंट केयर कि उसका प्लान क्या है। मैं आई यूज्ड टू गो फॉर द हाईएस्ट प्लान दैट आई कुड गेट, क्योंकि उससे मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि इसमें कितने लिमिट्स हैं एंड सो ऑन। एंड फिर देन व्हेन आई बिकेम मोर कॉन्शियस विथ माई मनी, मैं कहाँ पैसे स्पेंड कर रहा हूँ, कहाँ ज़्यादा कर रहा हूँ एंड सो ऑन, तो मैंने एक चीज़ शुरू की कि मैं जैसे आइडिया फॉर एग्जाम्पल इज द मोबाइल नेटवर्क आई यूज़, तो मैं उनके ऑफिस में जाके उनसे से भी ये पूछता हूँ कि मेरा करंट प्लान ये है, मुझे कोई बेटर प्लान बताओ। नाउ ये ईजी इसलिए क्योंकि जो आप पूछ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट लाइक आपकी ईगो उससे कनेक्टेड नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू नो ऑल द प्लान्स, क्योंकि आइडिया आपकी कंपनी नहीं है, जो आई थिंक उनके मालिक को भी नहीं पता होगा उनके सारे प्लान्स क्या है। एंड सेकेंड, जो सामने वाला है जिससे आप ये पूछ रहे हो वो उसी काम के लिए वहां बैठा है। तो बिकॉज यू गो देयर एंड यू टॉक नाइसली और फिर आप उनसे पूछते हो तो वो आपको वही प्लान जो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते थे वो आपको बताते हैं वहीं के वहीं, एंड प्रोबेबली दैट आल्सो सेव्स यू मनी व्हिच इज अ बोनस। तो ऐसी जगह जहाँ पे लोग सिर्फ आपकी मदद करने के लिए ही बैठे, लोग वहां से अगर आप शुरू करें तो काफी आसान हो जाता है, तो आसान पड़ता है। पर मैंने नोटिस किया कि काफी बार हम वहां पे भी पूछने में लोग हिचक जाते हैं। डेफिनेटली, या एक और चीज जो मुझे लगती है इस पूरी आस्किंग की प्रक्रिया में, मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं कुछ हेल्प मांगने में रिजेक्शन मिलता है, सो आपको उस रिजेक्शन को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। द रिजेक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। सामने वाला बिजी हो सकता है, वो उसके पास सच में हेल्प करने के रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं, टाइम में भी नहीं हो सकता है, या कोई भी अदर रीजन हो सकता है, कहीं और कुछ कारण हो सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज आपको नो मिल गया, आपको नेक्स्ट टाइम से पूछना बंद नहीं करना चाहिए। सो इफ यू गेट अ रिजेक्शन, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन कि आपकी वजह से ना मिला है। सो डोंट टेक इट अपॉन योरसेल्फ कि हाँ हमारी वजह से ना मिला है, कीप आस्किंग। और मुझे लगता है अगर आप प्रॉपर तरीके में पूछेंगे किसी से कोई भी चीज़, तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं यस मिलने के। कुछ पैरामीटर्स जो नॉर्मली लोग यूज कर सकते हैं कि आप क्लियर और कंसाइज रिक्वेस्ट मेक करें, जैसा कि आपने अभी बोला था। तो आपकी रिक्वेस्ट वेग नहीं हो सकती है, आपको क्लियर और कंसाइज वे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा
ताकि सामने वाले को पता चले उसे एग्जैक्टली देना क्या है। इसमें ये चीज़ एडवाइस के साथ अक्सर होती है कि लोग किसी से एडवाइस मांगने जाते हैं तो वो एक ओपन एंडेड लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन पूछते हैं हाँ कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ एज एन एग्जाम्पल। एंड उसका कोई सही जवाब कोई नहीं दे सकता, हाँ। नो मैटर कि वो कितना ही बड़ा एक्सपर्ट होगा फाइनेंस का, क्योंकि यू आर नॉट आस्किंग देम अ क्वेश्चन, यू आर जस्ट आस्किंग अ रैंडम बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा आपके लिए। इसमें आपने होमवर्क भी नहीं किया। होमवर्क भी नहीं किया। सो आप ये कह सकते हो कि जस्ट टू फ्रेम इट डिफरेंटली कि मैं करंटली ऐसा ऐसा करता हूँ, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, पर मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू हैव एक्स अमाउंट ऑफ मनी सो आफ्टर 5 years या 10 years या 20 years वट एवर, या एट रिटायरमेंट। अब हो सकता है कि आपका कंप्लीट होमवर्क आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाता हो, बट जस्ट बिकॉज यू हैव डन सम होमवर्क तो सामने वाले के पास कुछ पैरामीटर्स रहते हैं आपको जवाब देने के लिए। डेफिनेटली। ऑल्सो मुझे लगता है इस पूरे सिचुएशन में जाते वक्त एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिव माइंडसेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के एंटर करेंगे सिचुएशन कि मेरे को जवाब नहीं मिलने वाला है, तो आपके पूछने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनालिटी सब वही रिफ्लेक्ट करेगी। सो चांसेस आर सामने वाला उसी चीज़ को मिरर करके आपको ना बोल देगा। सो एंटर दिस होल एक्सपीरियंस विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ मैं जा रहा हूँ, आई विल गेट यस एज एन आंसर, और सामने वाला मुझे हेल्प करेगा, एडवाइस देगा, या जो भी जिस भी रीज़न से आप जा रहे हैं। ऑल्सो एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, उन सिचुएशंस में पूछना जहाँ पे हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। फॉर इंस्टेंस आप इस चीज़ को प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि आप फ्लाइट्स में जाते हैं तो आप फर्स्ट क्लास अपग्रेड्स के लिए पूछ सकते हैं काउंटर्स पे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा, पर आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है 10 सेकंड के अलावा। 10 सेकंड और जितनी एनर्जी आपको वो शब्द पूछने में लगी। बट आई हैव सीन केसेस जहाँ पे लोगों ने पूछा है एंड दे गॉट यस एज एन आंसर, क्योंकि उनकी फर्स्ट क्लास सीट एम्प्टी थी। कुछ केसेस में कंप्लीटली फ्री ऑफर कर दी गई थी एंड कुछ केसेस में वो एक एक्स्ट्रा चार्ज के साथ ऑफर कर दी गई थी। जब ऐसे कुछ केसेस में मैंने एक बार बोला था, जब मैं हनीमून पे जा रहा था, तो मैंने पूछा था एयरपोर्ट पे कि मुझे फर्स्ट क्लास अपग्रेड दे सकते हैं क्या। सो उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला कि सर हमारे पास अभी फर्स्ट क्लास की सारी सीट्स बुक्ड हैं, बट अगर हमारे पास खाली होंगी या कोई पैसेंजर शो अप नहीं करेगा, और हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँचे थे, तो हम डेफिनेटली आपको अपग्रेड कर देंगे। नाउ उनका कोई पैसेंजर, सारे पैसेंजर्स आए और वो अपग्रेड नहीं कर पाए, बट नोइंग कि ऐसा भी हो सकता है वॉज अ बिग रेवल्यूशन टू मी। उसी तरह आप लोगों से डिस्काउंट्स पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो मना कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन से स्टार्ट करना जहाँ पे आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है इस पूरी पावर को जनरेट करने का। इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं ऐड करना चाहता हूँ पूछने में लेके कि टू आस्क फॉर हेल्प यू हैव टू लव योर सेल्फ अ लॉट। क्योंकि कई बार हम ना इस माइंडसेट में रहते हैं कि हम हेल्प डिजर्व नहीं करते। हम कभी भी कॉन्शियसली ये बात बोलते नहीं अपने आप से, पर कहीं ना कहीं कि हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है इज एक्चुअली वी आर सेइंग कि हम हेल्प डिजर्व नहीं करते। हाँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं से ज़्यादा लोग इसलिए नहीं पूछ पाते हैं कि हम डिज़र्व नहीं करते। मोस्टली ये उन लोगों के केस में ज़्यादा होता है जो थोड़ा मेंटल डिजीज़ेस से सफ़र कर रहे हैं, जो डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन लोगों के अंदर ये काफ़ी चीज़ देखने को मिलती है कि वो हेल्प इसलिए नहीं मांगते क्योंकि वो सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं ये पेन। और मुझे लगता है कि कोई भी इंसान पेन डिज़र्व नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि बाहर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, सो इट इज़ वर्थ आस्किंग देम कि हाँ मैं सफ़र कर रहा हूँ। एंड समटाइम्स हेल्प इज़ एज सिंपल एज कि आपको पूछना है कि मेरे पास कुछ बात करने के लिए आप मुझसे बात कर लोगे 5 मिनट, एंड लोग उस चीज़ से भी हिचक जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स जहाँ पे हम बहुत कंफर्टेबल है, हम वहाँ भी मदद नहीं मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बहुत ज़्यादा आदत रही है हमेशा कि जो भी करना है सब कुछ खुद पहले कर लो और बाद में फिर इन्फॉर्म करो कि ऐसा हुआ था। तो ये अक्सर मेरे साथ होता है। जैसे इफ आई एम इन अ रोड एक्सीडेंट तो मैं क्या करूँगा कि मैं सब कुछ पहले कर लूँगा और बाद में आपको इन्फॉर्म करूँगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था। ये आपने कई बार किया है, राइट। एंड आई डोंट नो वेयर दैट हैबिट कम्स फ्रॉम, बट क्योंकि शायद इट गोज विद बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑल, पर इसके साथ ही मेरा नुकसान भी करता है। जैसे आई नो कि जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें इसकी आप हैंडल करते हो, कुछ चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ, पर कहीं कहीं पे जहाँ मुझे सच में हेल्प चाहिए मैं आपसे ही मांगने में हिचकिचा जाता हूँ कि प्लीज़ मुझे ये हेल्प कर दो, तो मैं इसके आगे के सारे स्टेप्स कर दूंगा। डेफिनेटली इट्स ग्रेट कि अपनी फ्रेंडशिप इस तरह की है कि आई एम एबल टू काइंड ऑफ गेट पास दैट अनकंफर्टेबलनेस एंड आस्क यू कि ये काम कर देना। जस्ट एज एन एग्जांपल, जो पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन होता है लिखता मैं हूँ पर उसके नोट्स आप देते हैं। तो इवन आस्किंग फॉर दैट हेल्प, आई रिमेंबर देयर वाज अ मोमेंट आई वाज लाइक कि मैं ही सुन लेता हूँ और मैं ही कर लूंगा, जबकि आई डिडंट हैव टू। आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑन माय प्लेट, आई कुड इजीली हैव आस्क्ड यू द फर्स्ट टाइम,
पर एक आध बार करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये मैं अगर खुद करने जाऊंगा तो तो फिर मैं पॉडकास्ट ही नहीं बना पाऊंगा। डेफिनेट मुझे लगता है अपने आसपास वाले, अपने दोस्तों से और अपने परिवार वालों से हेल्प मांगने में लोग ज़्यादा हिचकिचाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप छोटे दिखेंगे। बट मुझे लगता है उन लोगों से हेल्प मांगने में आपको कोई शर्म या हिचक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने आपको साथ बढ़ते हुए देखा है। और एक कहीं ना कहीं से ये हेल्प लेने वाली नीड के पीछे सबकॉन्शियस ये रहता है कि कल सामने वाले ने मुझसे मांगी और मैं नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। बट ये प्रेमाइज पहले से अज्यूम कर लेना कि मैं नहीं कर पाया और वो नहीं समझेगा उस चीज़ को, बहुत ही गलत तरीका है लाइफ लिव करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है आर्ट ऑफ आस्किंग में जो नई टेक्नोलॉजी के तौर पे आई है, आपने नोटिस किया होगा ऑनलाइन काफ़ी जगह हो गई जहाँ पे आप स्ट्रेंजर्स से हेल्प मांगते हैं और स्ट्रेंजर्स आपकी हेल्प करते हैं। राइट। जैसे कोरा हो गया, किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है वहाँ पे जाके आपके सवालों के जवाब देने का। फॉर दैट मैटर विकिपीडिया पे भी किसी के पास कोई रीज़न नहीं है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। एंड देन देयर आर प्लेटफॉर्म्स जैसे काउच सर्फिंग, लोग अपना घर दे देते हैं ताकि आप वहाँ पे आके रुके, आप अच्छे रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं। एंड ऑल ऑफ दैट वर्क्स विद अ रिव्यू और रेटिंग्स के पैरामीटर्स पे वर्क करता है कि आपकी जितनी अच्छी प्रोफाइल और उस पर कनेक्शंस है। बट स्टिल यू हैव टू सी कि लोग, पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू। इसके अलावा तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी काफी हैं। या इंडीगोगो और इन सब पे लोग प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं, लोग स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट आई हैव सीन प्लेसेस जहाँ पे लोग उनको म्यूजिक प्रोड्यूस करना होता है एंड वो जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि हाँ मुझे म्यूजिक प्रोड्यूस करना है बट आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, आप मेरा म्यूजिक पसंद करते तो मुझे सपोर्ट करें। राइट। एंड दिस हैज़ बिकम इवन मोर प्रोमिनेंट नाउ, क्योंकि जैसे जैसे नए नए प्लेटफॉर्म्स बनते हैं तो अलग अलग एरियाज में वो प्लेटफॉर्म्स अलग अलग नीड्स को केटर करने लगे। एंड सबसे अच्छी चीज़ अगर टेक्नोलॉजी ने कुछ करी है कनेक्ट करने से भी ज़्यादा, तो वो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ आप सच में मदद कर रहे हो रादर देन जस्ट अ कनेक्शन। ऑफ कोर्स उसका बेसिस फिर भी कनेक्शन ही है, पर कोई जैसे आपने कहा ना कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो किसी स्ट्रेंजर के प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाए। डेफिनेटली, भले ही आपको वो प्रोडक्ट चाहिए हो, पर वो प्रोडक्ट आप किसी फिनिश्ड कंपनी से भी ले सकते थे हाँ इन मेनी केसेस। उसमें मुझे एक और चीज़ आती है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, पी से नाम चालू होता है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आर्टिस्ट को हेल्प कर, पेट्रियन या नाउ अगर आप पेट्रियन में जाके देखेंगे तो बहुत सी बार ऐसा होता है, बहुत से आर्टिस्ट वहाँ पे ऐसे लिस्टेड है जिनका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, बट पीपल डू हेल्प देम ऑन अ मंथली बेसिस। लोग मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जब कभी वो चाहते हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट परफॉर्म करें। एवरीवन हैज अ डिफरेंट पिच देयर कि मैं इस रीजन से आप हेल्प मांग रहा हूँ, अगर आप मुझ में बिलीव करते तो मुझे हेल्प करें। तो देन देयर आर प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी जहाँ जो ये चीज़ कर रहे हैं, बट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज आस्किंग कि लोग जाके बोलते हैं कि हमें मदद चाहिए, तभी वो मदद मिलेगी। अनलेस आप पूछेंगे नहीं तब तक वो मदद मिलेगी नहीं। अमेंडा पाल्मर म्यूजिशियन और सिंगर है, उनका एक बहुत अच्छा टेड टॉक है आर्ट ऑफ आस्किंग पे ही। राइट। वो मेरा इस वीक का रिकमेंडेशन भी रहेगा अपने लिसनर्स को कि आप वो टॉक देखें और उससे सीखें। शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट टू एक्चुअली, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने इंस्टाग्राम, ट्विटर और इनको यूज करके अपनी बेस बनाई थी। हाँ, फिर वहां से किकस्टार्टर का बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनका रहा था। हाँ, पूरा फंडिंग कैंपेन फॉर देयर नेक्स्ट एल्बम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ। या उसके बाद वो पेट्रियन पे मूव भी कर गया था। तो उनकी अगर आप उनकी लॉन्ग फॉर्म कहीं इंटरव्यूज पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे वो किकस्टार्टर पे पहले थी, बट क्योंकि किकस्टार्टर पे हर एल्बम के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी, तो शी डिसाइडेड कि उनका फैन बेस ऑलरेडी है, जो लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनके व्यूज़ को वो करते हैं अप्रिशिएट, और इसलिए उन्होंने बोला कि अब मुझे पेट्रियन पे मूव कर दे रहना चाहिए। एंड वो उस टेड टॉक में वही बताती है कि प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रह सकते हैं, बट अगर आप मांगेंगे तो लोग आपको हेल्प देंगे। राइट। एक पॉइंट आपने बीच में कहा था कि वी ऑफन फील कि हम रिटर्न में किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और उस चक्कर में हम उनसे हेल्प लेते नहीं हैं। इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे थोड़ा पॉइंट शायद और क्लियर होगा कि लेट्स से आप किसी बहुत ही बड़े इंसान से हेल्प मांग लेते हैं, समवन हु इज़ लाइक वे मोर सक्सेसफुल एंड वे मोर अहेड इन देयर जर्नी देन यू आर, तो आप चाह के भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? बट वुड दैट मीन कि आप उनसे हेल्प मांगे ही नहीं? मुझे लगता है इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है। जब आप किसी एक बहुत बड़े इंसान से हेल्प मांगते हैं जो आपसे बहुत ऊपर और आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, वो आपकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने कभी किसी से मदद मांगी होगी और उन लोगों की मदद के बेसिस पे वो आज यहाँ पहुँचा है। सो ही इज़ जनरली रिटर्निंग द फेवर बैक टू यू। एंड आपका काम ये है कि अब आप जब कुछ इस लेवल पे पहुँच जाए जहाँ आप लोगों की मदद कर सके, तो आप वो फेवर पास ऑन करें और लोगों की हेल्प करें।
सो वहाँ पे आप हेल्प लेंगे, हाँ, definitely. राइट? सो सिमिलरली व्हेन यू कम टू पीपल हु आर लाइक हु यू सी एज इक्वल, जैसे हम दोनों फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक दूसरे को अगर एज एन इक्वल देखते हैं और हम एक दूसरे से मदद मांगते हैं, तो हम कब मांगते हैं और कब नहीं मांगते हैं उससे काफ़ी कुछ पता चलता है कि हम क्या फील कर रहे हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इट्स नॉट अ इक्वल गिव एंड टेक। या ऐसा नहीं कि इस हाथ आप मुझे मदद दो तो मैं उस हाथ आपको दूसरी मदद दूंगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, किसी का भी, जब जो आपका पेरेंट्स से हो सकता है, सिबलिंग से हो सकता है, फ्रेंड से हो सकता है एंड सो ऑन, या फिर मेंटर्स से हो सकता है जो आपको हेल्प करते हैं, कि इट्स नॉट अ गिव एंड टेक कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। इट्स जस्ट कि हो सकता है किसी टाइम पे आपको सिर्फ टेक ही करना है क्योंकि आप अपनी जर्नी में किसी पॉइंट पर है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, एंड देन देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे एक मेंटर हैं, हिज नेम इज क्रिस, who runs this blog called awakenedintent.com, and वो spirituality, masculinity इन सब पे बात करते हैं, and he has been my coach for a long time, like 3-4 years से मैं जानता हूँ. So since he is a senior to me and for way more ahead in his journey, तो मैं of course just a student for a long time रहा हूँ, ठीक है. एंड बहुत रिसेंटली मुझे एक मौका मिला कि उनके पॉडकास्ट पे मैं उनको इंटरव्यू कर पाऊँ, बिकॉज व्हाट्स ही डज इज कि उनके पॉडकास्ट पे वो किसी को बुलाते हैं एक टॉपिक पे, और जो पर्सन आया है वो क्रिस का इंटरव्यू लेता है उस टॉपिक पे. सो इवन दो आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर सो लॉन्ग, दिस सीम्ड लाइक अ थिंग दैट आई कुड डू फॉर हिम. और इसलिए ऑफ कोर्स टॉपिक फिर भी मैंने चूज किया बिकॉज आई वाज द वन हु वाज गोइंग टू इंटरव्यू हिम. पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इतने टाइम बाद मुझे एक छोटा सा मौका मिला टू रिटर्न द फेवर. मुझे लगता है इन कंक्लूजन मुझे लगता है कि ये फेवर रिटर्न करना या नहीं करना या इक्वल एक्सचेंज बनाने से ज़्यादा आपको एक बार, अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है, हेल्प की, एडवाइस की, या कुछ भी आपके माइंड में क्वेरी है, आपको पूछ तो लेना ही चाहिए, क्योंकि बिना पूछे तो नहीं मिलने वाला है. सो इन एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आस्किंग हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, एंड दाउ शैल आस्क दाउ शैल रिसीव. तो ग्रेट. विद दिस हम अपना इस डिस्कशन को एंड करते हैं. सागर, आज आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? सो आज मैं उस समय की बात करना चाहता हूँ जब हम इतने ज्ञानी नहीं हुआ करते थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डिकेड ऑफ मिस्टेक्स विच वर आवर 20s. ओके. तो जब आप 20 साल के होते हैं और तब से लेके जब तक आप 30 साल के नहीं जाते, तो आपकी जो लाइफ रहती है वो फुल ऑफ मिस्टेक्स रहती है हमेशा ही. एंड कई बार आपको पता नहीं रहता कि दिस इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि कोई आपको ट्रेन नहीं करता कि आपके 20s में क्या होने वाला है. सो फॉर दिस डिस्कशन ऑल आई वांट टू आस्क यू अबाउट इज, ऐसी कौन सी चीजें थी दैट यू रिग्रेट नॉट डूइंग इन योर 20s which you wish you should have? Could be asking something, could be doing something, could be experience something. And अगर कोई अब अपने 20s में है जो हमें सुन रहा है, तो what suggestions would you have for them? मुझे लगता है कि 20s में आप है ना काफ़ी इंजॉय भी करते हैं एंड काफ़ी लॉस्ट भी रहते हैं. अगर मुझे बैक ट्रैक करके ये एडवाइस अपने आप को देनी होती कि क्या बदल सकते हैं, तो मैं शायद ये एडवाइस देता कि आप डिफ्रेंशिएट कर लो दोनों के बीच में. तो योर वर्क टाइम शुड बी योर वर्क टाइम, क्योंकि उस वक्त वर्क की अहमियत बहुत होती है. आज के 4 घंटे या जैसे से आप एज करते आते हो उन घंटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस समय लगाए हुए 4 घंटे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे लॉन्ग टर्म में. राइट. जैसा कि कंपाउंडिंग के केस में होता है, अगर आपने मनी पहले लगाया है तो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसी तरह तो उसका बहुत फ़ायदा होता है. तो एक स्पेसिफिक टाइम डेजिग्नेट करना कि हाँ ये मुझे वर्क के लिए असाइन करना और ये मुझे फ़न के लिए असाइन करना है, क्योंकि उस एज में फ़न का अपना अलग मज़ा होता है. हाँ. और उस एज का फन भी बहुत अलग होता है. तो दोनों चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, पर इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि मैंने अपने 20s में बहुत सी बार ऐसा किया कि मैं कुछ फ्रेम पे तो सिर्फ वर्क मेरा हो रहा है, एंड कुछ टाइम पे कुछ सालों के लिए सिर्फ फन ही मेरा सब कुछ रहा. तो वो प्रॉपर्ली डिवाइडेड नहीं था. तो मुझे लगता है प्रॉपर्ली शायद मैं वो करेक्ट करता कि उस टाइम को प्रॉपर्ली डिवाइड करता. फॉर दैट पीरियड इन माई लाइफ मैंने अगर एक चीज़ में बहुत बड़ी गलती की है तो वो है विथ मनी. एंड आई डोंट मीन कि मैंने मनी वेस्ट किया है, बिकॉज अल्टीमेटली मनी वेस्ट नहीं होता. आप जहाँ भी उसको खर्च करते हो आप किसी तरह से तो यूज़ कर ही रहे हो, राइट. ये तो आपको बाद में समझ में आता है हाइंडसाइड में कि अच्छा वो खर्चा नहीं करते तो शायद ठीक रहता. बट इवन दो मेरे पास ये कभी प्रॉब्लम नहीं रही कि पैसे बहुत कम रहे, राइट. जस्ट एज अ पर्सनल एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैड अ गुड अपब्रिंगिंग, तो मेरे को पॉकेट मनी हमेशा हैंडसम ही मिलता था. इट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम कि मेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं कितने नहीं मिलने वाले. वो जो मैं मांगता था मुझे मिल सकता था.
एंड ऑफ कोर्स जब आप घर पे रहते हो आपके खर्चे बहुत रहते नहीं रहते नहीं क्योंकि हैं। आपने कुछ सीखा होता नहीं है, जिंदगी देखी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो, कुछ चाय पीते हो, थोड़ी गाड़ी घुमाते हो और वापस आ जाते हो। तो जब आप पहली बार, स्पेशली आपके 20s में ही होता है कि आप पहली बार अकेले रहने जाते हो या कॉलेज से जस्ट बाहर आते हो एंड देन आप अकेले कहीं काम करने जाते हो, तो आपके पास क्या होता है, बहुत सारी फ्रीडम आ जाती है। पैसा तो आपका खुद का रहता ही है, ऑफ कोर्स वॉट एवर यू आर गोना अर्न फ्रॉम योर जॉब दैट यू हैव जस्ट गॉटन, पर उसके अलावा आपके पास ये फ्रीडम रहती है कि अब उस पैसे का आप कुछ भी कर सकते। एंड मुझे लगता है कि उस समय में वो फ्रीडम आपको डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे मुझे नहीं हुई थी। हाँ। एंड उस हिसाब से मैं अपन काफ़ी गलत सिटी में भी थे, मुझे लगता है, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो आपको सपने दिखाता है और फिर आपसे कहता है बहुत कि सारा खर्चा भी करवा भी लेता है उस सपनों के पीछे, वेदर वो सपने असली है नहीं है, हाँ। आपके लिए है या नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इसी से रिलेटेड एक चीज़ होती है जो 20s में और 20 से थोड़ा पहले भी होने लग जाती है। वो ये है कि आपके हार्ट ब्रेक्स होते हैं, राइट। एंड मैंने देखा ऑलमोस्ट सभी लोग उन हार्ट ब्रेक्स के टाइम पे ऐसे हो जाते हैं जब कि दिस इज़ द एंड ऑफ देयर लाइफ। भले ही कुछ लोगों का पीरियड वो 1 दिन होता है, कुछ का 1 हफ्ते होता है, और हार्ट ब्रेक्स के साथ बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। एंड फेलियर्स की डेफिनेशन सबके लिए बहुत अलग होती है। तो किसी के लिए अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाना फेलियर होता है, किसी के लिए वो जॉब नहीं मिल पाना फेलियर होता है, एंड कुछ लोगों के लिए तो पास नहीं हो पाना ही फेलियर हो जाता है। तो सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं। बट नोइंग उस एज पे कि इट्स गोना बी ओके, नो मैटर जो अभी हुआ है वो आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद कोई मायने भी नहीं रखेगा। हाँ। वो बड़ा ज़रूरी होता है। और वो एडवाइस आपकी 20s में आपको कोई नहीं देता, क्योंकि आपके आसपास आप सुनते उस वक्त सिर्फ अपने आसपास के दोस्तों की हैं। 20 से 25-26 की एज में आप इस तरह के रहते हैं कि आप किसी से एडवाइस लेना नहीं चाहते। आपको लगता है जो आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं वही सब कुछ सही है। तो उस एज में आप जिससे गलती से कभी कोई अच्छा मेंटर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अदरवाइज आप वही करते जो आप करना चाहते हैं। एंड तो आपको कोई ये बता नहीं पाता कि आप जिस चीज़ के ऊपर इतना ऑब्सेस कर रहे हैं, जिस फेलियर के ऊपर या जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना ऑब्सेस कर रहे हैं, वो इतना वैल्यू नहीं रखता है लॉन्ग रन में। एक जल्दबाजी भी रहती है उस एज में कि वी हैव टू फिगर इट आउट, हमको सब कुछ फिगर आउट कर लेना है। तो नॉट जस्ट वर्क, नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, हमें सब कुछ आना चाहिए। और इससे पहले कि हम 30 के हो जाए या 25 के हो जाए या वॉट एवर एज दैट यू हैव इन माइंड, मुझे लगता है कि ये टाइम है जब आप चाहो ना चाहो आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो। यू आर स्टिल लर्निंग कि वर्क करके आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, कुछ रिलेशनशिप्स में आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, या जो भी आपकी फन की डेफिनेशन है उसमें आपको सच में मजा आ रहा है या नहीं। बिना जाने ही आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पैरेलली रन कर रहे हो। एंड उस टाइम इफ यू ऐड दिस स्ट्रेस ऑफ ट्राइंग टू गेट रिजल्ट्स एंड ट्राइंग टू फिगर इट ऑल आउट, तो वही जो आपका एक्सपीरियंस है वो और बुरा हो जाता है। क्योंकि ये आई रिमेंबर मेरे साथ ये बहुत होता था कि नॉट ओनली वॉज आई ट्राइंग टू डू समथिंग, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू एनालाइज कि इसमें सच में मुझे मजा आ रहा है या मुझे लग रहा है कि मुझे मजा आ रहा है। जबकि मैं सीधे सीधे बैठ के उसका फन या नॉट फन या जो भी वो था मैं एक्सपीरियंस कर सकता था, और बाद में जैसे कि हम अभी करते हैं हाइंडसाइट में देख सकता था कि डिड दैट वर्क फॉर अस और डिड दे नॉट वर्क फॉर अस। मुझे लगता है 20s का उस टाइम पे एक और चीज़ होती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहती है। तो अगर कोई सुन रहा है जो उस एज में है, और या फिर मुझे मौका मिलता है वापस रीलिव करने का, तो मैं एक और चीज़ करता कि मैं यस ज़्यादा बोलता चीज़ों को। तो होता क्या है कि आप एक पॉइंट पे जैसी आपकी जॉब लगती है, कुछ होता है कंफर्ट में सिंक इन होना चालू हो जाते हो कि हाँ ठीक है, आप यहीं पे जाते हैं, वही यही करेंगे, इस तरह का एक्सपीरियंस ही लेंगे। तो कुछ लोग ट्रैकिंग पकड़ लेते हो, ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग पे जाए जा रहे हैं। कुछ लोग क्लबिंग पकड़ लेते हो, क्लबिंग ही क्लबिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे हम लोगों ने पोकर पकड़ लिया था कॉलेज में, तो हम 2 साल तक पोकर ही खेल रहे थे। बट उसकी जगह मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लेना, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। वंस यू हिट 30 या वंस यू हैव अ फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है और आपके ऑप्शंस चीज़ें ट्राई करने के कम होते जाते हैं। उस एज में आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती, मोस्टली लोगों को फैमिली नहीं देखनी होती है, आपका सब कुछ फंडेड रहता है, तो आप चीज़ों को यस ज़्यादा बोल सकते हैं। सो अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है तो उसको हर तरह के एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, वो भले ही फन रिलेटेड हो, सोशल वर्क रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो। क्योंकि उस एज पे जैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग आज भी उस एज पे जिम पे जाके अटक जाते हैं। उस एज पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जिमिंग के साथ मार्शल आर्ट्स भी सीख सकते हैं, मार्शल आर्ट्स के साथ मल्टीपल डांस फॉर्म्स भी सीख सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी उतनी एनर्जी से भरी हुई है और उतनी फ्लेक्सिबल भी है। जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे, एक तो टाइम कम होते लग जाएगा और प्लस साथ में आपकी एनर्जी भी डिप्लीट होती जाती है। तो वो एज उस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट आई थिंक उस एज में नॉट ओनली इज योर बॉडी एट इट्स पीक फॉर्म,
हाँ। या पीक एनर्जी या जो भी कह लो, पर आपका माइंड भी अपनी पीक करेज लेवल हाँ। पे रहता है कि उस टाइम आप कुछ भी करने को तैयार होते हो, विच इज वाई यू हैव लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो आपको फ्रेंड्स ट्राई करने को कहते हैं एंड सो ऑन। तो अगर उस करेज के बारे में थोड़ा कॉन्शियस होके आप उसको यूज करने की कोशिश करो तो यू कैन गेट एक्सपीरियंसेस जो आपके 30s 40s 50s आपकी पूरी लाइफ को शेप करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस एज में एक्सपेरिमेंट्स तो हम कर ही रहे हैं, थोड़े से कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स अगर हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मुझे वही लगता है कि अनलेस आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई करी हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो जो लोग उस एज में नहीं करते, मोस्टली मैंने देखा है वो उसी तरह की एक पर्टिकुलर सेट बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग 60-65 प्लस हो जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर हो जाता है कि हम यही खाते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं। ये शेप होना बहुत पहले से आने लग जाता है। पर जिसने जितने ज़्यादा तरीके की चीज़ें ट्राई करी है वो उतना लेट उस स्टैटिक मोड में जाता है। तो चांसेस, आप इसको एक कोन की तरह देखिए कि कोन पतला होता जा रहा है, तो जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे वो कम चीज स्पेसिफिक होता जाएगा। बट अगर आपका कोन पहले से ही बहुत बड़ा था, उसका जो सर्कल, आउटर सर्कल रहता है वो पहले ही बहुत बड़ा था, तो उसको पतला होने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब आप 60 पे पहुंचेंगे तब भी वो थोड़ा बड़ा ही होगा कंपेयर टू अदर पीपल। उसके स्मॉलेस्ट पे भी वो काफी बड़ा होगा। राइट, सो इट्स अ बिगर कोन बेसिकली, जितना बड़ा आप बना सकते हैं। दैट्स राइट। इसमें एक चीज मेरे को लगता है जो बहुत हम 20s में तो नहीं सोचते, इट इज व्हाट आर योर वैल्यूज। एंड बाय दैट व्हाट आई मीन इज कि आप क्या चीज अप्रिशिएट करते हैं लाइफ में। अगर आपको ये पता है तो आपके पास एक थोड़ा सा डायरेक्शन रहता है चीजें करने का। कई बार हम क्या करते हैं कि हम सब कुछ ट्राई करते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं कि क्या मजा है, विच इज अ ग्रेट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। पर अगर हम थोड़े से कॉन्शियस और ये सोचे कि लाइफ में हम क्या वैल्यू करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कि मार्केटिंग हमें क्या बता रही कि हमें क्या वैल्यू करना चाहिए। जैसे आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली कि जब हम साथ में रहते थे बॉम्बे में अपने फ्लैट पे, तो हमारे विजन बोर्ड पे स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी एंड crores of rupees हुआ करते थे एंड सो ऑन। इनफैक्ट अब अगर हम उस समय को देखें तो शायद उन चीज़ों का कोई रेलेवेंस नहीं था हमारे लिए। पॉसिबल नॉट पॉसिबल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड वेदर दे आर रेलेवेंट टू योर लाइफ एंड वेयर यू आर हेडेड इन लाइफ, राइट। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि अरे नहीं इसका मतलब मैं कर नहीं सकता, ये कोई नहीं कह रहा, पर क्या आपको वो करना चाहिए, करना चाहते हैं बोल रहा, हाँ चाहते हैं या चाहिए, ये सिर्फ आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपको पता है कि आपके बेसिक वैल्यूज क्या है। मुझे लगता है बेसिक वैल्यूज़ तो शायद इंसान पूरी ज़िंदगी ही सर्च कर सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए क्या सही है और मैं क्या फ़ील कर पाता हूँ। तो 20s की एज पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए ये पता कर पाना कि हाँ ये मेरे लिए सही है या ये दुनिया बोलती सही है इसलिए मेरे लिए सही है। तो उस केस में आप एक प्रेमाइस लेकर ट्राई कर सकते हैं कि हाँ मुझे लगता है मेरे लिए ये सही है, और उस पर वर्क कर सकते हैं। और फिर देख सकते हैं कुछ समय बाद रिव्यू करके 6 महीने बाद, साल बाद, कि क्या मैं उस वैल्यू पे लिव अप कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बिकॉज उस समय तो ये होता है कि वी आर फाइंडिंग द प्रूफ विदाउट अ हाइपोथेसिस। तो हम कोई भी हाइपोथेसिस लेके नहीं चलते। लाइक ये हो सकता है कि आप एक गलत हाइपोथेसिस लेके चलें एंड फिर उसके प्रूफ ढूंढ लें, दैट्स ओके, पर एटलीस्ट हैव सम वेग आइडिया कि वेयर यू आर गोइंग। एक ट्रैक में कई बार ये कहा जाता है कि द वर्स्ट यू कैन डू इज टू नॉट हैव अ कंपास एट ऑल। ये सबसे बुरा है। आपके पास कंपास हो जो नॉर्थ नहीं दिखा पा रहा है, दैट इज फिर भी ठीक है कि आप नॉर्थ नहीं पहुंचोगे पर कहीं तो पहुंच जाओगे। ओके, हाँ, राइट। बाकी अगर आपके पास कंपास ही नहीं है तो यू विल ऑलवेज बी लॉस्ट, डेफिनेटली। तो बेसिकली वही है कि आप समुंदर में और कंपास नहीं होगा तो आप फ्लोट कर रहे हैं, हो सकता है किनारा मिल जाए, बट चांसेस आपके आप जिंदगी भर फ्लोट ही करते रह जाएंगे। 20s में से कुछ लेसन्स जो मैं अभी अपने 30s में लेके आया हूँ वो ये है कि नॉट गोइंग बाय वर्ल्ड का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जब मैं 20s में था तो आई रिमेम्बर कि विच वॉज नॉट वेरी लॉन्ग अगो, वेरी रिसेंटली, तो जस्ट सब सारे लिसनर्स को हम बताना चाहते हैं कि हम बात ऐसे कर रहे हैं जैसे हम 40-50 टच करके हम 30 टच ही किए हैं अभी। हाँ, एंड सो इन माई अर्ली 20s, लाइक दैट्स मोर एक्यूरेट। तो इन माई अर्ली 20s मैं बहुत ऑनलाइन रीड किया करता था, एंड वन ऑफ द वेबसाइट्स आई यूज्ड टू रीड वाज टेक क्रंच, जो टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन वैली, एप्स और इन सब की बातें करता है। और उसको मैं रोज रीड करता था और रोज रीड कर करके सोचता था कि एक दिन हम भी इस पर फीचर करेंगे और $1 मिलियन इन वेंचर कैपिटल ले लेंगे और उसके बाद जिंदगी बिल्कुल सही हो जाएगी। पैरेलली मेरी लाइफ कुछ और चल रही थी एंड मेरे एक्शंस बहुत अलग थे जो मैं पढ़ रहा था उसके कंपैरिजन में। सो नॉट ओनली डिड आई नॉट एक्ट टुवर्ड्स इट, आई ऑल्सो मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ बाय कीपिंग ऑन रीडिंग कि सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। तो जो भी मैं कर रहा था वो अच्छा था,
पर अच्छा होने के बावजूद भी मुझे ये लगता था हालांकि वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, राइट। और उसके वो चीज़ लेके मैंने अपने आप को बहुत ऑलमोस्ट अंटिल 28-27 के आसपास तक मैंने अपने आप को टॉर्चर किया है, जस्ट ये देख के कि हाँ ये हम जो कर रहे हैं ये अच्छा तो है, इससे पैसे भी बहुत आ रहे हैं, बट ये वो तो नहीं है। मुझे लगता है कि सक्सेस की डेफिनेशन किसी से भी बोरो करना किसी भी एज पे काफ़ी बुरा हो जाता है, और इसीलिए मुझे स्कूल में परसेंटेजेस जो होते हैं वो कभी सही नहीं लगते, क्योंकि हर इंसान की सक्सेस डेफिनेशन बहुत अलग होती है और वो अपनी डेफिनेशन में बिल्कुल सही है कि उसकी डेफिनेशन वो हो सकती है। तो अगर आप एक जॉब करते हैं और आप उस जॉब में खुश हैं, आई वुड कंसिडर दैट पर्सन सक्सेसफुल। बट हमारा कन्वेंशनल विजडम बोलता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और आपको इतना ही पैसा मिलता है, आप घर भी लिमिटेड रिसोर्सेज में चला रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल कैसे हुए? मेरे हिसाब से सक्सेस का पूरा पैरामीटर 2 फीलिंग्स पे आता है, एक हैप्पीनेस और एक सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने वर्क, फैमिली लाइफ और बाकी सब सराउंडिंग्स, हेल्थ से ये 2 फीलिंग्स निकाल पाते हैं जो कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की है, तो आप सक्सेसफुल हैं। सो यू वुड सी आर्टिस्ट जो बहुत नहीं कमाते हैं और स्टिल आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड, दे आर सक्सेसफुल। एक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट, बट ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल हेयर स्टाइलिस्ट और बड़े बड़े लोगों के बाल काटते हैं वो यूएस में। एंड वॉट ही डज इज कि वो वीक डेज में तो सेलिब्रिटीज़ के बाल काटते हैं और बहुत चार्ज करते हैं, एंड वीकेंड पे वो गरीब बच्चों के बाल काटते हैं, स्लम्स में जाते हैं, उनके बाल काटते हैं, उनकी स्टोरीज सुनते हैं और उनकी स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करके फिर शेयर करते हैं। टू हिम दिस इज सक्सेस। फॉर अ बिजनेसमैन एक सक्सेसफुल वेंचर कराना सक्सेस हो सकता है। फॉर अ फिल्म स्टार बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाना, बड़ा सा फैन बेस होना सक्सेस हो सकता है। एंड दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू देयर वर्जन्स ऑफ सक्सेस। और इसमें आई थिंक फाइनली जो पता चलता है वो ये कि अपनी सक्सेस की डेफिनेशन आपको खुद ही बनानी है। सो व्हाइल यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, बी श्योर, बी कॉन्शियस कि आपको क्या सच में पसंद आ रहा है, एंड उसको और करने की कोशिश आप करो, ताकि आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो क्लियर होती चली जाए। एंड जस्ट टू एंड दिस आई वुड जस्ट वांट टू से कि डज नॉट मैटर आप अपने टीन ईयर्स में हैं, 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में, कहीं भी देयर इज सम एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन रन टुडे। तो वो एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छे नोट पे एंड किया, बट मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा इसमें जाने से पहले। 20s में हमको लगता है कि हमारी हेल्थ हमेशा ऐसी ही रहेगी, सो अपनी हेल्थ से बहुत कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करिए। उस समय हम जो खाते हैं वो पच जाता है, जितनी पीते हैं उतना पचा लेता है शरीर, बट उसके इफेक्ट्स आपको लेटर दिखते हैं आपकी बॉडी पे, आपकी एनर्जी पे, आपके स्किन पे। सो आई थिंक बीइंग अ लिटिल माइंडफुल कि हम क्या अंदर डाल रहे हैं और कितना सो रहे हैं वुड हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऑसम। सो दिस वॉज द एंडिंग ऑफ टुडेज डिस्कशन। हम अपने सभी लिसनर्स से अर्ज करेंगे कि हमें सब्सक्राइब करें और हमें रेटिंग्स और रिव्यूज़ दें। इसके अलावा अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली से उसे शेयर करें। अगर आप हमारी डूडल बुक इट्स मी टाइम, जिसके बारे में हमारे एपिसोड में चर्चा करते हैं, कि फ्री कॉपी चाहते हैं, तो हमें रेट और रिव्यू करें और उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के contact@thegoodtalk.in पे सेंड करें और हम आपको फ्री शिपिंग के साथ उस डूडल बुक की कॉपी सेंड करेंगे। So that's all for today. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Have a nice week.